30802500। तो सबसे ऊपर कोडेक्स लेस्टर लिखा आएगा, जो कि नाम है एक भविष्य की किताब का, और इस भविष्य की किताब को बिल गेट्स ने 1994 में 30802500 में, यानी कि 3,08,25,000 जो कि 250 करोड़ रुपए होते हैं, इतने में खरीदी है, जिसकी आज की वैल्यू कितनी है, 400 करोड़ रुपए, वो भी एक किताब के लिए। और खरीदने वाला खुद माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर, जिसको टेक्नोलॉजी की समझ है वो है। क्या देखा इन्होंने इस किताब के अंदर? इस किताब के अंदर साइंस, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का फ्यूचर लिखा हुआ था। अभी हम जिस साइंस और टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, इस समय को आज से 500 साल पहले ही लिख दिया था लियोनार्डो दा विंची ने इस किताब के अंदर। लियोनार्डो दा विंची पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ उसको बोलते हैं जो हर फील्ड का मास्टर होता है। 500 साल पहले इन्होंने इंसान की बॉडी के 240 स्केचेस बनाए थे, तब एक्सरा नहीं था, जो कि आज की मॉडर्न साइंस के स्केचेस से सेम टू सेम मैच करते हैं। ये इतने क्यूरियस थे, इनको इतना जानना था कि कब्रिस्तान जाते थे, कब्र को खोद करके लाश को निकाल करके उनकी बॉडी को ऑब्जर्व करते, ये देखने के लिए कि इंसान की बॉडी बनी किस तरह से। आपके स्क्रीन पर ये सारी बॉडी के स्केचेस दिख रहे हैं, ये इन्होंने बनाए। बाहुबली मूवी में बल्लाल देव का ये रथ आपने देखा होगा, पर अब ये इमेज देखो, विंसी ने इस रथ का डिजाइन तब के समय में बना लिया था। इनके पास में इम्पॉसिबल इमेजिनेशन स्किल थी। अब मैं इम्पॉसिबल वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ वो सुनना। आप ये फोटोग्राफ देखो, ये है इटली के मैप की, जो कि किससे ली गई है, सैटेलाइट से क्लिक करी गई है। और अब देखो ये स्केच है 16th सेंचुरी का, जिस वक्त सैटेलाइट नहीं हुआ करती थी। इन्होंने सिटी को इमेजिन करके ऐसा स्केच ड्रॉ करा कि अगर सिटी को ऊपर से देखा जाए तो वो इस तरह से नजर आएगा। उस वक्त एरोप्लेन नहीं थी, ड्रोन नहीं था, बिल्डिंग नहीं थी जिससे सिटी को इतनी ऊंचाई से देख सके। मतलब कि विंसी पहले इंसान है जिन्होंने किसी सिटी को इतनी ऊंचाई से इमेजिन कर लिया था। लियोनार्डो दा विंची ने 33 बैरल्ड ऑर्गन बनाया था। ये क्या करता था, इसमें 33 छोटी कैरेबल की बंदूकें एक साथ फायर कर सकती थी। उस समय 500 साल पहले के हिसाब से ये बहुत ही एडवांस मैकेनिज्म था। इन्होंने कई तरह के हथियार बनाए, राजाओं को ये चिट्ठी लिखते थे, चैलेंज करते थे कि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे हथियार बना सकता हूं कि आपके दुश्मनों की सेनाओं को चूर चूर कर सकती है। टैंकर्स की जो खोज है वो विंसी के बनाए हुए डिजाइन को देखकर ही की गई है। 500 साल पहले विंसी के पास में एक ऐसी लड़ाकू मशीन का स्केच था जो कि कछुए के शेप में था, और इसके चारों तरफ तोप लगी होती थी, जिसको किसी भी दिशा में घुमा करके हमला कर सकते हैं। दुनिया ने पहला हेलीकॉप्टर 1940 में देखा था, पर विंसी ने 500 साल पहले ही हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेगा, हेलीकॉप्टर कैसे काम करता है, इसका पूरा नक्शा, इसकी पूरी डिजाइन तैयार कर ली थी। वो तो उस वक्त टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से उसको हकीकत में एक्सपेरिमेंट करके बना नहीं पाए। हमने अब तक पढ़ा है कि एरोप्लेन का आविष्कार करा है राइट ब्रदर्स ने, पर जब इनका जन्म भी नहीं हुआ था, उससे कई 100 साल पहले विंसी ने हवा में कैसे उड़ा जा सकता है, इसकी जो मशीन है उसका पूरा मॉडल बना दिया था इन्होंने। असल में विंसी जो थे वो पक्षियों से बहुत प्यार करते थे, बर्ड से बहुत प्यार करते थे, तो वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पक्षियों को खरीदते और पिंजरों से आजाद करते हैं। अब क्योंकि उन्होंने पक्षियों के साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताया है, तो वो पक्षियों को ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये पक्षी उड़ कैसे पाते हैं। और एक दिन इनका भी उड़ने का मन हुआ, इनको भी हवा में सैर करने का मन हुआ, तब इन्होंने एक मॉडल डिजाइन करा। सोचो किसी को भी अगर ये पता लगाना है कि पक्षी कैसे उड़ पाता है, तो उसकी वीडियो बनानी होगी और उसको स्लोमो में देखना होगा, तब एक एक पंख दिखाई देगा सही से, फ्रेम बाय फ्रेम। पर विंसी ने पक्षी के उड़ने की एक एक फ्रेम को कैसे कैप्चर करा, सुनना। ये केज के अंदर पक्षी को रखते हैं, बर्ड्स का जो केज होता है उस केज को वो खोलते हैं, जैसे ये पक्षी उड़ने लगता है उसको वो ऑब्जर्व करते हैं और स्केच बनानी स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेम बाय फ्रेम ऑब्जर्व करके उसको स्केच कर लेते हैं ताकि पता लग सके कि पक्षी उड़ क्यों पा रहा है। और इस प्रोसेस को समझकर इन्होंने फ्लाइंग मशीन बना ली थी, इसका पूरा डिजाइन तैयार कर लिया था, जो कि आप देख सकते हो। इसमें इंसान की बैठने की जगह भी बनाई है इन्होंने। सेबेस्टियन लेनॉर्मड इनको पैराशूट बनाने का क्रेडिट दिया जाता है, पर अम्ब्रेला का जैसा स्ट्रक्चर को लेकर हवा में उड़ते हुए इंसान का स्केच सबसे पहले विंसी ने ही बना दिया था। ये सुनकर तो मैं खुद दंग रह गया कि 26 जून 2000 में एंड्रे निकोलस ने विंसी के स्केच को देख करके इन्होंने पैराशूट बनाया, और उसके बाद में उसको लेकर के वो 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी, वो भी बिना किसी सेफ्टी के। लोग हैरान तब रह गए जब निकोलस सही सलामत नीचे उतर गए और विंसी की जो स्केच थी वो सही साबित हो गई। इनकी लाइफ का सबसे डेस्परेट प्रोजेक्ट जो है, जिसमें इन्होंने बहुत टाइम दिया है, वो है मोनालिसा की पेंटिंग। 14 साल दिए थे इन्होंने। इस पेंटिंग को बनाने में इन्होंने बाल से भी छोटे ब्रश का इस्तेमाल करा था। लोग कहते हैं कि इन्होंने अपना फीमेल वर्जन बनाया है, कई लोग कहते हैं कि इसमें कई राज छुपे हुए हैं। इनफैक्ट मोनालिसा के एक्सप्रेशन बताने में काफी डिफिकल्ट होता है। इनकी एक और फेमस पेंटिंग है द लास्ट सपर। जब जीसस और उनके 12 प्यूपल्स को शूली पर चढ़ाया जा रहा था, तब इन सब लोगों ने एक आखिरी बार साथ में बैठ करके खाना खाया था। ये पेंटिंग उस घटना को दर्शाती है। प्लस एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने खुद प्रैक्टिकली करके देखी, मैं दंग रह गया था देख करके। अगर फोटोशॉप में इस पेंटिंग को खोलते हो और एक और इमेज इसके ऊपर डुप्लीकेट में लगाते हो और ऊपर वाली इमेज को आप फ्लिप करते हो और उसके बाद में आप ओवरले करते हो, तो उसके बाद में जैसी ऊपर वाली इमेज को आप मूव करते रहोगे वैसे आपको कुछ और दिखाई देगा। सोचो टेस्ला ने अब सेल्फ ड्राइविंग कार लॉन्च की है, पर विंसी का एक स्केच है जहां पर इन्होंने सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल का मॉडल बनाया था, जिसका नाम इन्होंने रखा था सेल्फ प्रोपेल्ड कार्ट। इस दुनिया में पहली कार बनी है 1886 में। उससे भी पहले कार तो छोड़ो, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल बना दिया, वो भी 500 साल पहले, जिसको वो एक्सपेरिमेंट
करके देख नहीं सकते। सोचो ये अभी के टाइम पे होते तो टेक्नोलॉजी का फायदा लेकर ये कार को हवा में उड़ा लेते हैं। अब तक मैंने जितनी भी खोजें बताई है या इससे कई ज्यादा साइंटिफिक आर्टिस्टिक खोजें या कई मिस्ट्रीज, जैसे कि आसमान का रंग जो है वो नीला क्यों है, पक्षी जो है वो इतनी देर तक हवा में क्यों रह पाता है, ये सारी चीजें कोडेक्स लेस्टर बुक में लिखी हुई है, जिसको बिल गेट्स ने 250 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिसकी आज की वैल्यू है 400 करोड़ रुपए। लियोनार्डो दा विंची ने इतनी खोजें करी है, इतने आइडियाज दिए हैं, इतने डिजाइन बनाए हैं, इतनी पेंटिंग करी है। कुछ उनको कहते हैं कि वो साइंटिस्ट नहीं थे, वो पेंटर थे, कई लोग कहते हैं वो आर्टिस्ट थे, कई लोग कहते हैं वो आर्टिस्ट नहीं साइंटिस्ट थे। इसलिए इनके लिए एक वर्ड है, इनको कहते हैं पॉलीमैथ, जो कि है हर फील्ड का बादशाह। लेकिन अब ये देखो कि विंसी के टाइम में आज जितनी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, पर एक लॉजिकल आउटलुक के साथ में इंसान क्या कर सकता है वो तो आपने देख ही लिया। यही लॉजिकल और प्रैक्टिकल स्टाइल ऑफ लर्निंग की जरूरत तुम्हें भी है। अगर आर्किटेक्चर करना है तो मॉडल्स बनाओ, डेटा साइंस करनी हो तो रियल लाइफ डेटा के साथ में सीखो, और अगर सीएससी करनी है तो 1000 बार कोड प्रैक्टिस करो। ऐसे ही एक कॉलेज के कुछ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ने 100 डेज ऑफ कोड का चैलेंज लिया था और पूरे 100 दिनों तक इन्होंने कोडिंग प्रोजेक्ट बनाकर ये चैलेंज सक्सेसफुली खत्म किया। तभी तो इनका स्किल लेवल इतना हाई है कि एक तरफ इनकी एक स्टूडेंट ने गूगल के एसओसी का 1.25 लाख का इंटर्नशिप क्रैक कर रही है और दूसरी तरफ एक स्टूडेंट ने बनाया नेटफ्लिक्स क्लोन, जिसको गूगल खुद बैन कर रही है। ये स्टूडेंट्स है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के ग्लोबल बीटेक इन सीएस एंड एआई के। एडमिशन के लिए आपको इनका एंट्रेंस टेस्ट NSAT देना होगा, जिसके नेक्स्ट फेज एप्लीकेशंस आर क्लोजिंग ऑन 14 जून। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। वॉल्टर आइजैक्सन, जिन्होंने लियोनार्डो दा विंची के ऊपर बुक लिखी है, जिसमें इन्होंने विंसी की ऑब्जर्वेशन का सीक्रेट बताया कि वो चीजों को ऑब्जर्व कैसे करते थे, चीजों को वो देखते कैसे थे, क्योंकि आप जो भी ऑब्जर्व करते हो वो आप धीरे धीरे बनते जाते हो। तो अगर आपको भी किसी भी चीज को डीपली ऑब्जर्व करना सीखना है तो ये स्टेप्स बताए हैं विंसी साहब ने। स्टेप नंबर 1, अगर आपको किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना है तो उसका फिजिकल अपीयरेंस की एक एक डिटेल्स को लिख डालो। जितना डिटेल्स में लिख सकते हो उतना लिखो, क्यों लिखना है समझ आ जाएगा अभी। जैसे मान लो वो प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम क्यों है, वो कितनी बड़ी है, क्या नहीं हो पा रहा है, क्या करने की जरूरत है, जो भी समझ आ रहा है वो सब कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड लिख दो। स्टेप नंबर 2, उस चीज की वजह से जो आपने सोचा है उसकी वजह से दूसरी चीजों पर क्या रिएक्शन पड़ रहा है वो लिखो। एग्जाम्पल, कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपकी लाइफ पर, आपकी मेंटल कंडीशन पर, आपके फाइनेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है लिख लो। प्रॉब्लम तो मैंने केवल एग्जाम्पल लिया, या लगता है हर जगह है। और फिर तीसरा स्टेप है कि आप एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दो। जब आप एक एक प्रॉब्लम को लिख लेते हो और उसका रिएक्शन भी लिख लेते हो, या फिर कोई भी चीज है उसके बारे में लिख लेते हो और उसका रिएक्शन आप लिख लेते हो, तो इससे होता यह है कि वो आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर आप काम नहीं कर रहे हो, आपका दिमाग बैकएंड में काम कर रहा होता है, आपका दिमाग चल रहा होता है बैकएंड में, भले आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। इसलिए नोटिस करना कभी भी होता है कि 2 दिन बाद में एक ऐसा आइडिया आ जाता है जो पहले नहीं आ रहा था।